तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ब्रेकिंग बैड नाम की इस सीरीज के नए सेक्शन के बारे में। दोस्तों ये सीरीज हमें बहुत लंबे अरसे से देखने को मिल रही है और 5 सेक्शन इसके देखने को मिल चुके हैं और अगले सेक्शन का हम इंतज़ार हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, पूरी जानकारी इस सीरीज के बारे में आपको बताएंगे। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट और इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। फ्लैश फॉरवर्ड में एक फटेहाल दाढ़ी वाले वॉल्ट, जो एक अलग पहचान के साथ रह रहे हैं, अपने 52वें जन्मदिन पर अल्बुकर्क के डेनी के रेस्तरां में नाश्ता करते हैं। वह एक संरक्षक से एक चाबी का भुगतान करता है और प्राप्त करता है, जिसका उपयोग वह एक कार की डिक्की खोलने के लिए करता है, जिसमें एक M60 मशीन गन है। वर्तमान में वॉल्ट गस की हत्या और ब्रॉक के झर से उसे जोड़ने वाले सभी सबूतों का निपटान कर देता है, क्योंकि वरिष्ठ केंद्र कासा ट्रैंक्विला में 3 मौतों की खबर फैलती है। वॉल्ट अपने परिवार से मिलने जाता है, लेकिन स्काइलर निजी तौर पर वॉल्ट को बताती है कि वह अब उससे डरती है। यह महसूस करने पर कि गस ने सुपरलैब में जो निगरानी कैमरे लगाए हैं वे उसे दोषी ठहरा सकते हैं, वॉल्ट पुलिस साक्ष्य लॉकअप में गस के लैपटॉप पर संग्रहीत अपने और जेसी की गतिविधियों के सबूतों को नष्ट करने के लिए एक विशाल चुंबक का उपयोग करता है। ब्रॉक को जहर देने के कारण साउल वॉल्ट से नाराज है और उससे संबंध खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन वॉल्ट उसे धमकाकर अपना व्यापारिक रिश्ता जारी रखने के लिए कहता है। 48-2 मैड्रिगल, मिशेल मैक्लेरन विंस गिलिगन 22 जुलाई 2012 2.29-7 लॉस पोलोस हर्मनोस की मूल कंपनी मैड्रिगल का एक जर्मन व्यवसायी गस फ्रिंज से अपने संबंधों के बारे में पूछताछ से बचने के लिए खुद को मार डालता है। डीईए कुछ पाने की उम्मीद में विभिन्न सुरागों को छानता है, अपने जीवन को फिर से बनाने और एक नया लाभदायक ड्रग व्यवसाय बनाने के लिए। वॉल्ट और जेसी माइक को एक नए भागीदार के रूप में देखने का फैसला करते हैं। माइक मना कर देता है, यह समझाते हुए कि वॉल्ट एक खतरनाक टाइम बम है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि माइक की पोती के लिए गस द्वारा स्थापित केमैन आइलैंड्स अकाउंट को डीईए द्वारा फ्रीज कर दिया गया है। वॉल्ट अपने घर में एक बिजली के आउटलेट कवर के पीछे राइसिन की शीशी छिपाता है और एक नकली शीशी बनाता है, जिसे वह जेसी के रूम्बा में लगाता है। जेसी इसे पाता है और ब्रॉक को जहर देने का संदेह करने के लिए वॉल्ट से आंसू बहाते हुए माफी मांगता है। वॉल्ट की आपराधिक गतिविधि के कारण स्काइलर की मानसिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। मैड्रिगल की कार्यकारी लिडिया रोडार्टेक्वेले ने गस और माइक के पूर्व कर्मचारियों को मारने के लिए एक हत्यारे को काम पर रखा है, जो उसे दोषी ठहरा सकते हैं, जिसमें बाद वाला भी शामिल है। माइक इस योजना को विफल कर देता है और लिडिया को लगभग मार डालता है, लेकिन वह मान जाता है और उसे वॉल्ट को मिथाइल माइन की आपूर्ति जारी रखने के लिए कहता है। 49-3 जोखिम भुगतान एडम बर्नस्टीन पीटर गॉल्ड 29 जुलाई 2012 2.208 वॉल्ट घर में वापस चला जाता है, जिससे स्काइलर को निराशा होती है। वॉल्ट, माइक और जेसी खाना पकाने के लिए एक नई जगह खोजने के लिए सॉल से मिलते हैं। वॉल्ट पेस्ट रिमूवल बिजनेस वेमोनोस पेस्ट का इस्तेमाल कवर के तौर पर करने का सुझाव देता है, उन घरों में खाना पकाना जो तंबू से ढके हुए हैं। सॉल बताता है कि वेमोनोस क्रू एक गुप्त चोरी अभियान चलाता है। वॉल्ट जेसी को एंड्रिया के साथ अपने रिश्ते को खत्म करने के लिए उकसाता है, यह बताते हुए कि अगर उसे उसकी गुप्त जिंदगी का पता चल गया तो इससे क्या समस्याएं पैदा होंगी। कार वॉश पर स्काइलर मैरी के सामने मानसिक रूप से टूट जाता है, जो वॉल्ट से स्काइलर के व्यवहार के लिए स्पष्टीकरण मांगने के लिए भिड़ जाती है। वॉल्ट मैरी को स्काइलर के टेड के साथ संबंध के बारे में बताता है और टेड की हाल ही में हुई दुर्घटना के कारण तनाव को उसके टूटने से जोड़ता है। जब उनके पहले रसोइये की कमाई को बांटने का समय आता है, तो वॉल्ट माइक के पूर्व आदमियों के पास जाने वाली राशि से परेशान हो जाता है, जिनकी संपत्तियां गिरफ्तार होने पर जब्त कर ली गई थीं। इस बात से नाराज होकर कि वह गस के लिए काम करते समय जितना कमाता था उससे कम कमा रहा है, वॉल्ट जेसी को संकेत देता है
कि उन्हें टीम के कुछ अन्य सदस्यों से छुटकारा पाना पड़ सकता है। 50-4-51 रियान जॉनसन सैम कैटलिन 5 अगस्त 2012 2.299 लिडिया डीए को अपना कर्मचारी पेश करती है और माइक उसे एक प्रतिस्थापन प्रदान करता है, जेसी। साथ में वह और जेसी मिथाइल माइन के एक बैरल पर एक ट्रैकिंग डिवाइस देखते हैं। माइक को संदेह है कि ट्रैकर को डीए ने उसके कच्चे स्थान के कारण लगाया था और उनका मानना है कि लिडिया ने उनके सौदे से बाहर निकलने के लिए डिवाइस को खुद रखा था। हैंक को एएसएसी में पदोन्नति मिलती है। स्काइलर का अवसाद और हताशा अधिक गंभीर होने लगती है। वॉल्ट के 51वें जन्मदिन के लिए एक मामूली उत्सव के दौरान एक पूरी तरह से कपड़े पहने स्काइलर पूल में कदम रखती है और वॉल्ट द्वारा उसे बाहर निकालने से पहले धीरे धीरे खुद को डुबोती है। वॉल्ट को तब पता चलता है कि स्काइलर ने मैरी और हैंक को बच्चों की देखभाल करने के लिए कहा है, जब तक कि वॉल्ट के साथ उसके मुद्दे हल नहीं हो जाते, यह महसूस करते हुए कि अपने परिवार को नुकसान पहुंचाए बिना उसकी स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। स्काइलर वॉल्ट से कहती है कि उसका एकमात्र विकल्प यह आशा करना है कि वॉल्ट का कैंसर वापस आएगा और उसे मार देगा। 51-5 मृत भारा जॉर्ज मस्ट्रास 12 अगस्त 2012 2.4810 वॉल्ट ने हैंक के नए कार्यालय में जासूसी की, जिसके बाद उन्हें पता चला कि ट्रैकिंग डिवाइस वास्तव में ह्यूस्टन में एक डीए टीम द्वारा रखी गई थी। चूंकि लिडिया के गोदाम में सभी बैरल अब खतरे में है, इसलिए टीम दूसरे स्रोत से मिथाइल माइन प्राप्त करने के लिए कई विचारों पर काम करना शुरू कर देती है। मारे जाने से बचने के लिए बेताब, लिडिया तीनों को आश्वस्त करती है कि वे एक पारगमन ट्रेन से भारी मात्रा में मिथाइल माइन चुरा सकते हैं। टॉड, एक वेमोनोस पेस्ट कर्मचारी, ऑपरेशन में सहायता करता है। जेसी टॉड को सूचित करता है कि किसी भी परिस्थिति में किसी को भी चोरी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। वॉल्ट जूनियर मुलाकात की मांग करने के लिए व्हाइट हाउस पहुंचता है, लेकिन वॉल्ट उसे भेज देता है। स्काइलर वॉल्ट को सूचित करती है कि उसने उसके रहस्यों को छिपाने और उसके पैसे को लूटना जारी रखने का फैसला किया है, जब तक कि उनके बच्चे उनसे दूर रहें। वॉल्ट सहमत हो जाता है। ट्रेन की चोरी लगभग योजना के अनुसार आसानी से हो जाती है, लेकिन टॉड ने देखा कि एक छोटा लड़का अपनी डर्ट बाइक पर रुका और ऑपरेशन को देख रहा है। टॉड तुरंत लड़के को गोली मारकर मार देता है, जिससे जेसी बहुत डर जाता है। केमिस्ट के रूप में इस्तेमाल करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। जब डेक्कन मना कर देता है, तो जैक का गिरोह उसे और उसके साथियों को मार देता है और मेथ उत्पादन उपकरण ले जाता है। स्काइलर या वॉल्ट से जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ हैंक डीए में अपने कार्यालय में वापस आता है और उसे पता चलता है कि जेसी को हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। 57-11 इकबालिया बयान माइकल स्लोविस जेनिफर हचिसन 25 अगस्त 2013 4.8517 जेसी ने हाक के साथ सौदा करने से मना कर दिया और साउल के आने के बाद उसे छोड़ दिया गया। वॉल्ट और स्काइलर ने बातचीत करने के लिए हाक और मैरी के साथ एक सार्वजनिक बैठक की व्यवस्था की। वॉल्ट ने हाक को चेतावनी दी कि जांच उनके पूरे परिवार को बर्बाद कर देगी, जबकि स्काइलर ने कहा कि वॉल्ट अब उसके साम्राज्य का हिस्सा नहीं है। जब हाक ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह पीछे नहीं हटेगा, तो वॉल्ट हाक और मैरी को वॉल्ट की एक डीवीडी के साथ छोड़ देता है, जिसमें हाक को मेथेम्फेटामाइन व्यवसाय का मास्टरमाइंड बताया गया है और उसने वॉल्ट को उसके लिए मेथ बनाने के लिए मजबूर किया है। हाक को यह भी पता चलता है कि मैरी ने वॉल्ट की दवा के पैसे से उसकी शारीरिक चिकित्सा का भुगतान किया, जिससे वॉल्ट की कहानी को बल मिला और हाक की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा। वॉल्ट जेसी को शहर छोड़ने और एक नई पहचान लेने के लिए पैसे की पेशकश करता है। जेसी सहमत हो जाता है, जब तक उसे पता नहीं चलता कि साउल ने उससे रिसिन सिगरेट ले ली ताकि वॉल्ट ब्रॉक को जहर देने के लिए गस को फंसा सके। जेसी गुस्से में आ जाता है, व्हाइट के घर में घुस जाता है और उस पर गैसोलीन छिड़क देता है।
5812 पागल कुत्ता सैम कैटलिन 1 सितंबर 2013 4.41 18 वॉल्ट को जेसी की कार उसके ड्राइवे में दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उसका घर खाली और गैसोलीन से भरा हुआ मिला। उसने जेसी के वॉइसमेल पर खुद को समझाने के लिए मिलने का संदेश छोड़ा और गैस स्टेशन पर पंप की खराबी के बारे में एक मनगढ़ंत कहानी गढ़ी। यह पता चलने पर कि जेसी ने उनके घर को जलाने की कोशिश की थी, स्काइलर ने वॉल्ट को जेसी को मारने के लिए प्रेरित किया, जिसे वह उनकी सुरक्षा के लिए खतरा मानती है। मैरी अपने चिकित्सक से वॉल्ट के साथ अपने मुद्दों पर चर्चा करती है, लेकिन उसकी अपराधिता की पूरी सीमा का खुलासा करने में संकोच करती है। यह पता चलता है कि हैंक ने जेसी को व्हाइट्स के घर को जलाने से रोका था। जेसी हैंक के साथ सहयोग करने के लिए सहमत हो जाता है, जो जेसी के कबूलनामे को वीडियोटेप करता है, क्योंकि वह वॉल्ट के साथ अपने इतिहास को बताता है। चूंकि कोई भौतिक सबूत नहीं है, इसलिए हैंक जेसी को वायर पहनकर वॉल्ट से मिलने के लिए मना लेता है। जेसी आखिरी समय में पीछे हट जाती है और इसके बजाय वॉल्ट को फोन करती है, उसे वहां ले जाने की धमकी देती है जहां वह वास्तव में रहता है। हैंक जेसी को योजना को विफल करने के लिए डांटता है, लेकिन जेसी उसे बताता है कि उसके दिमाग में एक बेहतर रणनीति है। इस बीच वॉल्ट टॉड को अपने चाचा से एक और हिट का अनुरोध करने के लिए बुलाता है। 5913 तोहाजीली मिशेल मैक्लेरन जॉर्ज मस्ट्रास 8 सितंबर 2013 5.11 19 वॉल्ट टॉड से जेसी पर हमला करने के लिए बातचीत करने के लिए कहता है। जैक इस शर्त पर सहमत होता है कि वॉल्ट एक बार और खाना बनाए ताकि टॉड उसे देख सके, जिसे वॉल्ट अनिच्छा से करने के लिए सहमट होता है। हैंक ह्यूएल के माध्यम से वॉल्ट के पैसे का पता लगाने का प्रयास करता है, जिसे वह हिरासत में लेता है। सॉल वॉल्ट को ह्यूएल के लापता होने की सूचना देता है। वॉल्ट एंड्रिया से उसे कॉल करवाकर जेसी को छुपने से बाहर निकालने का प्रयास करता है, लेकिन हैंक संदेश को रोक लेता है। यह जानते हुए कि वॉल्ट ने अपना पैसा कहीं छिपा रखा है, हैंक वॉल्ट को यह विश्वास दिलाने के लिए एक तस्वीर खींचता है कि जेसी को पैसा मिला है। वॉल्ट घबरा जाता है और पागलों की तरह टोहाजीली की ओर भागता है, जहां पैसा छिपा हुआ है। फोन पर जेसी से पैसे न जलाने की विनती करता है और अनजाने में कई हत्याओं को कबूल कर लेता है। वॉल्ट जैक को कॉल करता है और मांग करता है कि वह और उसका दल उसे बचाने के लिए आए। हालांकि जेसी के साथ हैंक और गोमेज को देखकर वह उन्हें जाने का आदेश देता है। वॉल्ट आत्मसमर्पण कर देता है, लेकिन जैक और उसका दल आ जाता है। जैक के दल और हैंक और गोमेज के बीच गोलीबारी शुरू हो जाती है। जैक और उसकी टीम सुरक्षित है, जबकि एजेंट गोमेज मृत पड़ा है और हैंक को जांघ में गोली लगी है। वॉल्ट जैक से हैंक को न मारने की विनती करता है और हैंक की जान के बदले में जैक को $80 मिलियन नकद देने की पेशकश करता है। फिर भी जैक हैंक को मार देता है और उसके आदमी सभी 7 बैरल खोद लेते हैं और एक वॉल्ट के लिए छोड़ देते हैं। टॉड के सुझाव पर वे जेसी को बंधक बना लेते हैं ताकि उससे जानकारी प्राप्त कर सकें कि उसने डीए को कितना बताया था। जानकारी के लिए पीटे जाने और प्रताड़ित किए जाने के बाद जेसी को टॉड द्वारा मेथ बनाने में मदद करने के लिए मजबूर किया जाता है। मैरी स्काइलर को बताती है कि हैंक ने वॉल्ट को हिरासत में ले लिया है और उसे वॉल्ट जूनियर को सच्चाई बताने के लिए मजबूर करती है। जब वे घर लौटते हैं तो वे वॉल्ट को सामान पैक करते हुए पाते हैं और परिवार को तुरंत जाने के लिए कहते हैं। यह महसूस करते हुए कि हैंक मर चुका है, स्काइलर वॉल्ट को चाकू से धमकाती है और उसे घर छोड़ने के लिए कहती है। जब वॉल्ट मना कर देता है और स्काइलर के पास जाता है, तो वह उसका हाथ काट देती है और हाथापाई शुरू हो जाती है। जैसे ही वॉल्ट का पलड़ा भारी होता है, वॉल्ट जूनियर अपनी मां की रक्षा के लिए आगे आता है और वॉल्ट पर पुलिस को बुलाता है, जो होली के साथ भाग जाता है। स्काइलर को कॉल करके मेथ व्यवसाय की पूरी जिम्मेदारी लेने के बाद, जिस पर पुलिस की नजर होती है,
वह होली को फायर स्टेशन पर छोड़ देता है और सॉल के संपर्क के माध्यम से एक नई पहचान ग्रहण करता है। 6115 ग्रेनाइट राज्य पीटर गोल्ड 22 सितंबर 2013 6.58 21 सॉल के संपर्क एड की सहायता से वॉल्ट न्यू हैम्पशायर के एक केबिन में स्थानांतरित हो जाता है, जबकि सॉल नेब्रास्का के लिए निकल जाता है। एड चेतावनी देता है कि अगर वॉल्ट केबिन छोड़ता है तो उसे पकड़े जाने का खतरा है। इस बीच जैक का गिरोह मैरी के घर पर छापा मारता है और जेसी के कबूलनामे का टेप पाता है। डीईए द्वारा पूछताछ किए जाने के बाद स्काइलर को टॉड द्वारा लिडिया के बारे में बात न करने की धमकी दी जाती है। जेसी आर्यन ब्रदरहुड के परिसर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ा जाता है। सजा के तौर पर जेसी को एक वैन में एंड्रिया के घर ले जाया जाता है और टॉड को उसकी हत्या करते देखने के लिए मजबूर किया जाता है। महीनों बाद अव्यवस्थित और अकेला वॉल्ट केबिन छोड़ देता है और शहर में चला जाता है। वह एक बार के पे फोन से वॉल्ट जूनियर को कॉल करता, वॉल्ट फिर डीए को खुद को सरेंडर करने के लिए बुलाता है। बार में बैठे हुए वॉल्ट चार्ली रोज को इलियट और ग्रेटचेन का इंटरव्यू लेते हुए देखता है और जब वे ग्रे मैटर में वॉल्ट के योगदान के महत्व को नकारते हैं तो वह भड़क जाता है। पुलिस जल्द ही बार को घेर लेती है, लेकिन वॉल्ट पहले ही निकल चुका होता है। 6216 फेलिना विंस गिलिगन 29 सितंबर 2013 10.28 22 वॉल्ट ग्रेटचेन और इलियट का पता लगाता है और उन्हें वॉल्ट जूनियर के 18 वर्ष का होने पर देने के लिए 9,720,000 डॉलर देता है और धमकी देता है कि उसने हत्यारे किराए पर रखे हैं जो ऐसा न करने पर उन्हें मार देंगे, जो लेजर पॉइंटर्स के साथ बेजर और स्किनी पीट निकलते हैं, जिन्हें वॉल्ट ने ग्रेटचेन और इलियट को धमकाने के लिए पैसे दिए थे। फिर वह लिडिया और टॉड के बीच एक मीटिंग में खलल डालता है और लिडिया के स्टीविया में राइसिन डाल देता है। वह स्काइलर से मिलता है और उसे हैंक और गोमेज के दफन स्थल के निर्देशांक देता है और उससे विनती करता है कि वह इसका इस्तेमाल दलील सौदे के लिए करे। वह स्वीकार करता है कि अपने परिवार की देखभाल के लिए मेद का उत्पादन करने का दावा करने के बावजूद उसने ऐसा खुद की संतुष्टि के लिए किया था। जब जैक जेसी को खाना बनाने से लेकर वॉल्ट को दिखाने के लिए लाता है, वॉल्ट जेसी को जमीन पर पटक देता है और M60 को ट्रिगर कर देता है, जिससे वॉल्ट गंभीर रूप से घायल हो जाता है और टॉड को छोड़कर बाकी सभी लोग मर जाते हैं, जिसे जेसी गला घोंटकर मार देता है और जैक, जिसे वॉल्ट सिर में गोली मार देता है। जेसी वॉल्ट को गोली मारने से मना कर देता है, हालांकि वॉल्ट उससे ऐसा करने के लिए कहता है। जब लिडिया टॉड को कॉल करती है तो वॉल्ट जवाब देता है और जेसी के कानों में झरीले स्टीविया के बारे में उसे बताता है। जेसी के टॉड की कार में भागने से पहले वॉल्ट और जेसी एक दूसरे को आखिरी बार पहचानते हैं, खुशी से रोते हुए। जैसे ही वह अपनी गोली के घाव से दम तोड़ता है, वॉल्ट अपने आखिरी पलों को मेथ लैब के चारों ओर देखता हुआ बिताता है, अचानक गिरकर मर जाता है। पुलिस को कुछ ही देर बाद लैब में उसका शव मिलता है। विकास और उत्पादन। जुलाई 2011 में श्रृंखला निर्माता विंस गिलिगन ने संकेत दिया कि वह 5वें सीजन के साथ ब्रेकिंग बैड को समाप्त करने का इरादा रखते हैं। 23 अगस्त 2011 की शुरुआत में श्रृंखला की प्रोडक्शन कंपनी AMC और सोनी पिक्चर्स टेलीविजन के बीच 5वें और संभवतः अंतिम सीजन के बारे में एक सौदे पर बातचीत शुरू हुई। AMC ने लागत में कटौती करने के लिए एक छोटा 5वां सीजन 13 के बजाय 6 से 8 एपिसोड प्रस्तावित किया, लेकिन निर्माताओं ने मना कर दिया। इसके बाद सोनी ने अन्य केबल नेटवर्क से संपर्क किया कि अगर कोई सौदा नहीं हो पाता है तो संभवतः शो को उठा लिया जाए। 14 अगस्त 2011 को एक सौदा हुआ जिसमें AMC ने अंतिम 16 एपिसोड सीजन के लिए श्रृंखला का नवीनीकरण किया। 25 सीजन के लिए फिल्मांकन 26 मार्च 2012 को शुरू हुआ। 26 फिर अप्रैल 2012 में ब्रायन क्रैंस्टन ने खुलासा किया कि अंतिम सीजन को 2 हिस्सों में विभाजित किया जाएगा,
पहला भाग 2012 में और दूसरा 2013 में प्रसारित होगा। 27 4 महीने के ब्रेक के बाद 27 सीजन के दूसरे भाग के लिए फिल्मांकन 7 दिसंबर 2012 को शुरू हुआ, जिसके दौरान एएमसी ने कलाकारों और क्रू को शो के दौरान इस्तेमाल किए गए पात्रों और प्रॉप से सजाए गए कपकेक भेजे। 28-29 होम मीडिया भाग 1 5वें सीजन का पहला भाग 4 जून 2013 को क्षेत्र 1 में द फिफ्थ सीजन के रूप में ब्लूरे और डीवीडी पर रिलीज किया गया था। 49 डीवीडी और ब्लूरे पर विशेष विशेषताएं शामिल है। चिक्स एंड गन्स एक ऐसा दृश्य है जो विशेष रूप से घरेलू मनोरंजन रिलीज के लिए बनाया और निर्मित किया गया है। हर एपिसोड पर कलाकारों और क्रू की टिप्पणियां, हटाए गए दृश्य, आउटटेक, 3 सर्वथा नए फीचर। नथिंग स्टॉप्स दिस ट्रेन दर्शकों को यह दिखाने के लिए स्थान पर ले जाती है कि आधुनिक समय की ट्रेन डकैती को फिल्माना कितना बड़ा काम है। द क्लीनर जोनाथन बैंक्स एज माइक दर्शकों को प्रशंसकों के पसंदीदा क्लीनर जोनाथन बैंक्स के साथ समय बिताने का मौका देता है, जिसमें वह शो के साथ अपने समय के बारे में बात करते हैं। चिक्स एंड गन्स बिहाइंड द सीन्स में दिखाया गया है कि यह दृश्य कैसे बना, तथा इसमें एरोन पॉल और बॉब ओडेनकिर्क के साथ फिल्मांकन के दौरान पर्दे के पीछे की कहानी भी दिखाई गई है। राइटर्स रूम टाइमलैप्स लेखकों की टिप्पणियों के साथ दर्शकों को एपिसोड 51 की संपूर्ण ब्रेकिंग प्रक्रिया से परिचित कराता है। लॉरा फ्रेजर और जेसी प्लेमंस ऑडिशन फुटेज, जेल स्टंट रिहर्सल फुटेज, गैलरी 1988 आर्ट शो में शो से प्रेरित कलाकृतियां प्रदर्शित की गई है। क्रिस हार्डविक की ऑल स्टार सेलिब्रिटी बॉलिंग में टीम ब्रेकिंग बैड और टीम नेर्डिस्ट के बीच चैरिटी के लिए धन जुटाने के लिए मुकाबला दिखाया गया है। ब्रेकिंग बैड के अंदर 19 एपिसोड जो एक एपिसोड बनाने के पीछे की कहानी बताते हैं। दृश्य दर दृश्य निर्देशकों ने यादगार क्षणों पर चर्चा की। शो बनाने के दौरान निर्देशकों के अनुभव को दर्शाता है, केवल ब्लूरे के लिए। द राइटर्स ऑफ ब्रेकिंग बैड लेखकों को दर्शकों को यह दिखाने का मौका देता है कि एक साथ काम करना और अद्भुत स्क्रिप्ट बनाना कैसा होता है। ब्लूरे के लिए विशेष भाग 2 5वें सीजन का दूसरा भाग 26 नवंबर 2013 को क्षेत्र 1 में द फाइनल सीजन के रूप में ब्लूरे और डीवीडी पर रिलीज किया गया था। 50 डीवीडी और ब्लूरे पर विशेष विशेषताएं शामिल है। हर एपिसोड पर कलाकारों और क्रू की टिप्पणियां, 4 फीचर, मुख्य समारोह, अंतिम मुकाबला, एक शो रनर का जीवन, वैकल्पिक अंत के पीछे के दृश्य। वैकल्पिक अंत ब्रेकिंग बैड का अंत कैसे हो सकता था, इसका 3 मिनट का वैकल्पिक संस्करण। हटाए गए और विस्तारित दृश्य, गैग रील, वॉल्ट का इकबालिया बयान, ध्वनि मिश्रण की परतें। इनसाइड ब्रेकिंग बैड के 15 से अधिक एपिसोड, बिना सेंसर और विस्तारित एपिसोड। ब्लड मनी टेबल रीड ब्रेकिंग बैड के अंतिम सीजन की एकमात्र टेबल रीड पर एक दुर्लभ नज़र, ब्लूरे एक्सक्लूसिव। संबंधित मीडिया, चिक्स एंड गन्स ब्रेकिंग बैड के 5वें सीजन की डीवीडी और ब्लूरे सेट के साथ चिक्स एंड गन्स नामक 8 मिनट का बोनस दृश्य शामिल किया गया था। 51 जेन कैरोल और गॉर्डन स्मिथ द्वारा लिखित और मिशेल मैक्लेरन द्वारा निर्देशित, यह दृश्य एक बैकस्टोरी प्रस्तुत करता है कि जेसी पिंकमैन ने ग्लाइडिंग ओवर ऑल एपिसोड में देखी गई बंदूक कैसे प्राप्त की। सोनी पिक्चर्स ने अपने यूट्यूब चैनल पर दृश्य पर चर्चा करते हुए एक बिहाइंड द सीन फीचर जारी किया। 52 बुरी बातें करना, मुख्य लेख, बुरी बातें करना। द वॉकिंग डेड के नए एपिसोड के तुरंत बाद प्रसारित होने वाले लाइव टॉक शो टॉकिंग डेड की सफलता के बाद एएमसी ने ब्रेकिंग बैड के शेष एपिसोड के लिए टॉकिंग बैड नामक एक समान श्रृंखला बनाने का फैसला किया। टॉकिंग डेड के होस्ट क्रिस हार्डविक ने भी इस श्रृंखला की मेजबानी की। टॉकिंग बैड का लोगो और थीम संगीत भी टॉकिंग डेड जैसा ही था।
टॉकिंग बैड में क्रू के सदस्य, अभिनेता, निर्माता और टेलीविजन के दीवाने शामिल होते थे, जो सबसे हालिया एपिसोड को फिर से दिखाते थे और दर्शकों से सवाल और टिप्पणियां लेते थे। विंस गिलिगन ने बताया कि अंतिम एपिसोड लिखने के लिए अधिक समय पाने के लिए उनके अनुरोध पर सीजन को विभाजित किया गया था। थॉमस श्नॉज ने खुलासा किया कि लेखकों ने शुरू में पहले 8 एपिसोड को पूरा करने से पहले 16 एपिसोड आर्क की कल्पना करने की कोशिश की थी, लेकिन इनमें से अधिकांश योजनाओं को रद्द कर दिया गया क्योंकि नए प्लॉट पॉइंट सामने आए, जिसने सब कुछ थोड़ा अराजकता में डाल दिया। 30 डीन नॉरिस ने कॉमेडी पायलट में कास्ट किए जाने के बाद गिलिगन से सीजन के पहले भाग के दौरान हैंक को मारने के लिए कहा था। हालांकि गिलिगन ने अंतिम 8 एपिसोड में हैंक के महत्व का हवाला देते हुए उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। 31 गिलिगन ने कहा कि सीजन के पहले एपिसोड में M60 मशीन गन की शुरुआत ने लेखन में आगे चलकर कई समस्याएं पैदा कीं। जब प्रीमियर स्क्रिप्ट विकसित की गई थी, तो मशीन गन को दर्शकों को यह सुझाव देने के लिए एक विचारोत्तेजक विचार के रूप में लिखा गया था कि सीजन में बाद में कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है और उन्हें आकर्षित करेगा। हालांकि उस समय उन्होंने यह योजना नहीं बनाई थी कि बंदूक का उपयोग कैसे किया जाएगा, और गिलिगन का मानना था कि 16 एपिसोड के साथ वे कुछ पता लगाने में सक्षम होंगे। जैसे ही गिलिगन ने अंतिम 4 से 5 एपिसोड लिखना शुरू किया, उनके कर्मचारियों ने उन्हें मशीन गन के बारे में याद दिलाया। गिलिगन का मन था कि वे मशीन गन को छोड़ दें, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि यह काम नहीं करेगा। अंततः उनके पास एक यूरेका क्षण था जहां वाल्टर को एक व्यक्ति के बजाय एक साथ कई लोगों को मारने के लिए मशीन गन का उपयोग करने की आवश्यकता होगी, जिससे जैक वेल्कर के चरित्र का विकास होगा और श्वेत वर्चस्ववादी गिरोह वाल्टर के क्रोध का लक्ष्य बन जाएगा। 32 स्वागत। आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज पर 5वें सीजन को 99 समीक्षाओं के आधार पर 97% की स्वीकृति रेटिंग मिली है, जिसकी औसत रेटिंग 9.5/10 है। साइट के आलोचकों की आम सहमति है। ब्रेकिंग बैड का अंतिम सीजन टेलीविजन की सबसे अच्छी सीरीज में से एक के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करता है, जो अपने कथानक को तीखे निर्देशन और आश्वस्त कहानी के साथ एक विस्फोटक निष्कर्ष पर ले जाता है। 33 मेटाक्रिटिक पर यह 22 समीक्षाओं के आधार पर 100 में से 99 अंक रखता है, जो इसे साइट पर किसी भी शो का सबसे अधिक रेटिंग वाला सीजन बनाता है। 34 सीजन के दूसरे भाग की अपनी समीक्षा में IGN के सेठ अमितिन ने कहा, चाहे आप इसे आधा सीजन कहें या इन अंतिम 8 एपिसोड को इसका अपना सीजन माने, ब्रेकिंग बैड का यह अंतिम बैच टीवी पर अब तक पेश किए गए सबसे अच्छे एपिसोड में से एक है। 35 विशेष रूप से ओzymandias की व्यापक रूप से प्रशंसा की गई और तब से इसे अब तक प्रसारित सबसे महान टेलीविजन एपिसोड कहा जाता है। 36 रेटिंग। 5वें सीजन में 6 अलग-अलग एपिसोड थे जो आज तक सीरीज में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले एपिसोड बन गए, क्रमशः लिव फ्री और डाई 2.93 मिलियन, 37 से माई नेम 2.98, 12 ब्लड मनी 5.92, 15 ओzymandias 6.37, 20 ग्रेनाइट स्टेट 6.58, 21 और फेलिना 10.28। 22 सीजन 5 के पहले भाग को औसतन 2.6 मिलियन दर्शकों ने प्रति एपिसोड देखा, दूसरे भाग को औसतन 6.04 मिलियन दर्शकों ने देखा। कुल मिलाकर सीजन 5 को औसतन लगभग 4.32 मिलियन दर्शकों ने प्रति एपिसोड देखा। पुरस्कार। 65वें राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड्स के लिए सीरीज को बेस्ट एपिसोडिक ड्रामा के लिए 4 नामांकन मिले। बायआउट जेनिफर हचिसन द्वारा लिखित, डेड फ्रेट जॉर्ज मेस्ट्रास, 51 सैम कैटलिन और से माई नेम थॉमस श्नाउज के लिए और बेस्ट ड्रामेटिक सीरीज के लिए जीता। 38 39 65वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स के लिए सीरीज को 13 नामांकन मिले, जिसमें से 3 जीते। इसने आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज के लिए जीता,
एना गन ने ड्रामा सीरीज में आउटस्टैंडिंग सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए जीता और इसने ड्रामा सीरीज के लिए आउटस्टैंडिंग सिंगल कैमरा पिक्चर एडिटिंग के लिए जीता। नामांकन में ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेता के लिए ब्रायन क्रैंस्टन, ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता के लिए जोनाथन बैंक्स और आरोन पॉल, ड्रामा सीरीज के लिए उत्कृष्ट लेखन के लिए जॉर्ज मेस्ट्रास और थॉमस श्नाउज, डेड फ्रेट और से माई नेम, और ड्रामा सीरीज के लिए उत्कृष्ट निर्देशन के लिए मिशेल मैक्लेरन, ग्लाइडिंग ओवर ऑल शामिल थे। 29वें टीसीए अवार्ड्स के लिए ब्रेकिंग बैड को प्रोग्राम ऑफ द ईयर नामित किया गया था और ब्रायन क्रैंस्टन के लिए ड्रामा में उत्कृष्ट उपलब्धि और ड्रामा में व्यक्तिगत उपलब्धि के लिए भी नामांकित किया गया था। 66वें राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड्स के लिए सीरीज ने सर्वश्रेष्ठ ड्रामेटिक सीरीज और जेनिफर हचिसन ने कन्फेशंस के लिए सर्वश्रेष्ठ एपिसोडिक ड्रामा जीता। 42 सीरीज को 2 अन्य सर्वश्रेष्ठ एपिसोडिक ड्रामा नामांकन मिले, बरीड के लिए थॉमस श्नाउज और ग्रेनाइट स्टेट के लिए पीटर गोल्ड। 43 20वें स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स के लिए कलाकारों ने सर्वश्रेष्ठ ड्रामा कलाकारों की टुकड़ी के लिए जीता। ब्रायन क्रैंस्टन ने सर्वश्रेष्ठ ड्रामा अभिनेता के लिए जीता। अन्ना गन को सर्वश्रेष्ठ ड्रामा अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया और सीरीज को सर्वश्रेष्ठ स्टंट टीम के लिए नामांकित किया गया। 44 45 30वें टीसीए अवार्ड्स के लिए सीरीज ने प्रोग्राम ऑफ द ईयर के लिए जीत हासिल की और ड्रामा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए नामांकन प्राप्त किया और ब्रायन क्रैंस्टन को ड्रामा में व्यक्तिगत उपलब्धि के लिए नामांकित किया गया। 46 चौथे क्रिटिक्स चॉइस टेलीविजन अवार्ड्स के लिए सीरीज ने सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज के लिए जीत हासिल की और आरोन पॉल ने ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए जीत हासिल की। ब्रायन क्रैंस्टन को ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकन मिला और एना गन को ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए नामांकन मिला। 47 66वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स के लिए सीरीज ने उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज जीती। ब्रायन क्रैंस्टन ने ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेता जीता। आरोन पॉल ने ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता जीता। एना गन ने ड्रामा में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री जीती। मोइरा वॉलीबेकेट ने ओजिमंडियास के लिए ड्रामा सीरीज के लिए उत्कृष्ट लेखन जीता और विंस गिलिगन को फेलिना के लिए ड्रामा सीरीज के लिए उत्कृष्ट लेखन और ड्रामा सीरीज के लिए उत्कृष्ट निर्देशन दोनों के लिए नामांकित किया गया। विंस गिलिगन ने बताया कि अंतिम एपिसोड लिखने के लिए अधिक समय पाने के लिए उनके अनुरोध पर सीजन को विभाजित किया गया था। थॉमस श्नॉज ने खुलासा किया कि लेखकों ने शुरू में पहले 8 एपिसोड को पूरा करने से पहले 16 एपिसोड आर्क की कल्पना करने की कोशिश की थी, लेकिन इनमें से अधिकांश योजनाओं को रद्द कर दिया गया क्योंकि नए प्लॉट पॉइंट सामने आए, जिसने सब कुछ थोड़ा अराजकता में डाल दिया। 30 डीन नॉरिस ने कॉमेडी पायलट में कास्ट किए जाने के बाद गिलिगन से सीजन के पहले भाग के दौरान हैंक को मारने के लिए कहा था। हालांकि गिलिगन ने अंतिम 8 एपिसोड में हैंक के महत्व का हवाला देते हुए उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। 31 गिलिगन ने कहा कि सीजन के पहले एपिसोड में M60 मशीन गन की शुरुआत ने लेखन में आगे चलकर कई समस्याएं पैदा कीं। जब प्रीमियर स्क्रिप्ट विकसित की गई थी, तो मशीन गन को दर्शकों को यह सुझाव देने के लिए एक विचारोत्तेजक विचार के रूप में लिखा गया था कि सीजन में बाद में कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है और उन्हें आकर्षित करेगा। हालांकि उस समय उन्होंने यह योजना नहीं बनाई थी कि बंदूक का उपयोग कैसे किया जाएगा, और गिलिगन का मानना था कि 16 एपिसोड के साथ वे कुछ पता लगाने में सक्षम होंगे। जैसे ही गिलिगन ने अंतिम 4 से 5 एपिसोड लिखना शुरू किया, उनके कर्मचारियों ने उन्हें मशीन गन के बारे में याद दिलाया। गिलिगन का मन था कि वे मशीन गन को छोड़ दें, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि यह काम नहीं करेगा। अंततः उनके पास एक यूरेका क्षण था जहां वाल्टर को एक व्यक्ति के बजाय एक साथ कई लोगों को मारने के लिए मशीन गन का उपयोग करने की आवश्यकता होगी, जिससे जैक वेल्कर के चरित्र का विकास होगा और श्वेत वर्चस्ववादी गिरोह वाल्टर के क्रोध का लक्ष्य बन जाएगा। 32 स्वागत।
आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज पर 5वें सीजन को 99 समीक्षाओं के आधार पर 97% की स्वीकृति रेटिंग मिली है, जिसकी औसत रेटिंग 9.5/10 है। साइट के आलोचकों की आम सहमति है। ब्रेकिंग बैड का अंतिम सीजन टेलीविजन की सबसे अच्छी सीरीज में से एक के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करता है, जो अपने कथानक को तीखे निर्देशन और आश्वस्त कहानी के साथ एक विस्फोटक निष्कर्ष पर ले जाता है। 33 मेटाक्रिटिक पर यह 22 समीक्षाओं के आधार पर 100 में से 99 अंक रखता है, जो इसे साइट पर किसी भी शो का सबसे अधिक रेटिंग वाला सीजन बनाता है। 34 सीजन के दूसरे भाग की अपनी समीक्षा में आईजीएन के सेठ अमितिन ने कहा, चाहे आप इसे आधा सीजन कहें या इन अंतिम 8 एपिसोड को इसका अपना सीजन माने, ब्रेकिंग बैड का यह अंतिम बैच टीवी पर अब तक पेश किए गए सबसे अच्छे एपिसोड में से एक है। 35 विशेष रूप से ओzymandias की व्यापक रूप से प्रशंसा की गई और तब से इसे अब तक प्रसारित सबसे महान टेलीविजन एपिसोड कहा जाता है। 36 रेटिंग। 5वें सीजन में 6 अलग-अलग एपिसोड थे जो आज तक सीरीज में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले एपिसोड बन गए, क्रमशः लिव फ्री और डाई 2.93 मिलियन, 37 से माई नेम 2.98, 12 ब्लड मनी 5.92, 15 ओzymandias 6.37, 20 ग्रेनाइट स्टेट 6.58, 21 और फेलिना 10.28। 22 सीजन 5 के पहले भाग को औसतन 2.6 मिलियन दर्शकों ने प्रति एपिसोड देखा, दूसरे भाग को औसतन 6.04 मिलियन दर्शकों ने देखा। कुल मिलाकर सीजन 5 को औसतन लगभग 4.32 मिलियन दर्शकों ने प्रति एपिसोड देखा। पुरस्कार। 65वें राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड्स के लिए सीरीज को बेस्ट एपिसोडिक ड्रामा के लिए 4 नामांकन मिले। बायआउट जेनिफर हचिसन द्वारा लिखित, डेड फ्रेट जॉर्ज मेस्ट्रास, 51 सैम कैटलिन और से माई नेम थॉमस श्नाउज के लिए और बेस्ट ड्रामेटिक सीरीज के लिए जीता। 38 39 65वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स के लिए सीरीज को 13 नामांकन मिले, जिसमें से 3 जीते। इसने आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज के लिए जीता। एना गन ने ड्रामा सीरीज में आउटस्टैंडिंग सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए जीता और इसने ड्रामा सीरीज के लिए आउटस्टैंडिंग सिंगल कैमरा पिक्चर एडिटिंग के लिए जीता। नामांकन में ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेता के लिए ब्रायन क्रैंस्टन, ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता के लिए जोनाथन बैंक्स और आरोन पॉल, ड्रामा सीरीज के लिए उत्कृष्ट लेखन के लिए जॉर्ज मेस्ट्रास और थॉमस श्नाउज, डेड फ्रेट और से माई नेम, और ड्रामा सीरीज के लिए उत्कृष्ट निर्देशन के लिए मिशेल मैक्लेरन, ग्लाइडिंग ओवर ऑल शामिल थे। 40 29वें टीसीए अवार्ड्स के लिए ब्रेकिंग बैड को प्रोग्राम ऑफ द ईयर नामित किया गया था और ब्रायन क्रैंस्टन के लिए ड्रामा में उत्कृष्ट उपलब्धि और ड्रामा में व्यक्तिगत उपलब्धि के लिए भी नामांकित किया गया था। 41 66वें राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड्स के लिए सीरीज ने सर्वश्रेष्ठ ड्रामेटिक सीरीज और जेनिफर हचिसन ने कन्फेशंस के लिए सर्वश्रेष्ठ एपिसोडिक ड्रामा जीता। 42 सीरीज को 2 अन्य सर्वश्रेष्ठ एपिसोडिक ड्रामा नामांकन मिले, बरीड के लिए थॉमस श्नाउज और ग्रेनाइट स्टेट के लिए पीटर गोल्ड। 43 20वें स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स के लिए कलाकारों ने सर्वश्रेष्ठ ड्रामा कलाकारों की टुकड़ी के लिए जीता। ब्रायन क्रैंस्टन ने सर्वश्रेष्ठ ड्रामा अभिनेता के लिए जीता। अन्ना गन को सर्वश्रेष्ठ ड्रामा अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया और सीरीज को सर्वश्रेष्ठ स्टंट टीम के लिए नामांकित किया गया। 44 45 30वें टीसीए अवार्ड्स के लिए सीरीज ने प्रोग्राम ऑफ द ईयर के लिए जीत हासिल की और ड्रामा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए नामांकन प्राप्त किया और ब्रायन क्रैंस्टन को ड्रामा में व्यक्तिगत उपलब्धि के लिए नामांकित किया गया। 46 चौथे क्रिटिक्स चॉइस टेलीविजन अवार्ड्स के लिए सीरीज ने सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज के लिए जीत हासिल की और आरोन पॉल ने ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए जीत हासिल की। ब्रायन क्रैंस्टन को ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकन मिला
और एना गन को ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए नामांकन मिला। 47वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स के लिए सीरीज ने उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज जीती। ब्रायन क्रैंस्टन ने ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेता जीता। आरोन पॉल ने ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता जीता। एना गन ने ड्रामा में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री जीती। मोइरा वॉलीबेकेट ने ओजिमंडियास के लिए ड्रामा सीरीज के लिए उत्कृष्ट लेखन जीता और विंस गिलिगन को फेलिना के लिए ड्रामा सीरीज के लिए उत्कृष्ट लेखन और ड्रामा सीरीज के लिए उत्कृष्ट निर्देशन दोनों के लिए नामांकित किया गया। ब्रायन ली क्रैंस्टन, जन्म 7 मार्च 1956, एक अमेरिकी अभिनेता है। टेलीविजन में छोटी-मोटी भूमिकाएं निभाने के बाद उन्होंने मंच और स्क्रीन पर हास्य और नाटकीय दोनों तरह के कामों में खुद को एक अग्रणी अभिनेता के रूप में स्थापित किया। उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें 6 प्राइम टाइम एमी अवार्ड, 2 गोल्डन ग्लोब अवार्ड, 1 लॉरेंस ओलिवियर अवार्ड और 2 टोनी अवार्ड शामिल है। साथ ही 1 अकादमी अवार्ड और 1 बाफ्टा अवार्ड के लिए नामांकन भी शामिल है। क्रैंस्टन ने पहली बार फॉक्स सिटकॉम मैल्कम इन द मिडल 2000 से 2006 में हैल का किरदार निभाकर प्रसिद्धि हासिल की, जिसके लिए उन्हें कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने एएमसी क्राइम ड्रामा सीरीज ब्रेकिंग बैड 2008 से 2013 में वाल्टर व्हाइट की भूमिका निभाकर अपनी नाटकीय अग्रणी भूमिका के लिए स्टारडम हासिल किया, जिसके लिए उन्होंने 4 बार 2008, 2009, 2010 और 2014 ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट लीड एक्टर का पुरस्कार जीता। उन्हें ऑल द वे 2016 और कर्ब योर एंथुसियाज्म 2018 के लिए एमी नामांकित किया गया था। क्रैंस्टन ने क्राइम ड्रामा सीरीज स्नीकी पीट 2015 से 2019 का सहविकास किया और उसमें दिखाई दिए। मंच पर उन्होंने ब्रॉडवे नाटक ऑल द वे 2014 में राष्ट्रपति लिंडन बी. जॉनसन की भूमिका के लिए एक नाटक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का टोनी पुरस्कार जीता, एक भूमिका जिसे उन्होंने 2016 में इसी नाम की HBO फिल्म में दोहराया था। उन्हें क्रमशः वेस्ट एंड और ब्रॉडवे पर नाटक नेटवर्क में हॉवर्ड बील की भूमिका निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए लॉरेंस ओलिवियर पुरस्कार और अपना दूसरा टोनी पुरस्कार मिला। 3 हॉलीवुड ब्लैकलिस्ट ड्रामा ट्रम्बो 2015 में डाल्टन ट्रम्बो की भूमिका निभाने के लिए क्रैंस्टन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार और बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में सेविंग प्राइवेट रयान 1998, लिटिल मिस सनशाइन 2006, ड्राइव 2011, कॉन्टेगियन 2011, आर्गो 2012, गॉडजिला 2014, द इन्फिल्ट्रेटर 2016, द अपसाइड 2017, लास्ट फ्लैग फ्लाइंग 2017 और एस्टेरॉयड सिटी 2023 शामिल है। उन्होंने मेडागास्कर 3, यूरोप्स मोस्ट वांटेड 2012, कुंग फू पांडा 3 2016, आइल ऑफ डॉग्स 2018 और कुंग फू पांडा 4 2024 में भी अपनी आवाज दी है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। ब्रायन ली क्रैंस्टन का जन्म हॉलीवुड, लॉस एंजिल्स में हुआ था। 4-5-7 मार्च 1956 को 6 एनालिसा पेगी नीसेल, एक रेडियो अभिनेत्री, और जोसेफ क्रैंस्टन, एक अभिनेता और पूर्व शौकिया मुक्केबाज से पैदा हुए 3 बच्चों में से दूसरे। 7-8 उनके पिता आधे आयरिश, चौथाई ऑस्ट्रियाई यहूदी और चौथाई जर्मन वंश के थे, जबकि उनकी मां जर्मन आप्रवासियों की बेटी थीं। 9-10-11 उनका एक बड़ा भाई काइल और एक छोटी बहन एमी है। क्रैंस्टन का पालन पोषण कैनोगा पार्क, लॉस एंजिल्स में हुआ था। 12-13-14 उनके पिता ने अभिनेता बनने का फैसला करने से पहले कई नौकरियां की। जब क्रैंस्टन 11 साल का था, तब वह अंतः परिवार से अलग हो गया, और जब तक 22 वर्षीय क्रैंस्टन और उसके भाई काइल ने उसे खोजने का फैसला नहीं किया, तब तक उन्होंने एक दूसरे को फिर से नहीं देखा। बाद में क्रैंस्टन ने 1988 में
अपने पिता द्वारा निर्देशित द बिग टर्नअराउंड नामक फिल्म में अभिनय किया। 15 उसके बाद उन्होंने 2014 में अपने पिता की मृत्यु तक उनके साथ संबंध बनाए रखा। 16 क्रैन्स्टन ने दावा किया है कि उन्होंने वाल्टर व्हाइट का चित्रण अपने पिता पर आधारित किया था, जिनकी झुकी हुई मुद्रा थी, जैसे दुनिया का वजन उनके कंधों पर था। 7 अपने पिता के चले जाने के बाद उनका पालन पोषण आंशिक रूप से उनके नाना नानी ने किया। 17 18 और वे कैलिफोर्निया के यूकाइपा में अपने पोल्ट्री फार्म पर रहते थे। उन्होंने अपने माता पिता को टूटे हुए लोग कहा है, जो माता पिता के रूप में अक्षम थे और एक फौजदारी में परिवार को अपना घर खोने का कारण बने। 18 1968 में जब वे 12 वर्ष के थे, तब स्पेन रंच पर अपने चचेरे भाई के साथ घुड़सवारी करते समय उनका सामना चार्ल्स मैनसन से हुआ। 19 यह मैनसन द्वारा टेटलाबियांका हत्याओं का आदेश देने से लगभग 1 साल पहले हुआ था। 20 क्रैन्स्टन ने कैनोगा पार्क हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जहां वे स्कूल के रसायन विज्ञान क्लब के सदस्य थे। 21 और 1976 में लॉस एंजिल्स वैली कॉलेज से पुलिस विज्ञान में एसोसिएट की डिग्री हासिल की। 22 लॉस एंजिल्स वैली कॉलेज में रहते हुए उन्होंने एक ऐच्छिक विषय के लिए अभिनय की कक्षा ली, जिसने उन्हें अभिनय में अपना करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, और 19 साल की उम्र में अचानक मेरी जिंदगी बदल गई। 23 आजीविका 1980 से 1993 कैरियर की शुरुआत। क्रैन्स्टन ने 1983 में लविंग में डग डोनोवन की भूमिका निभाई थी। कॉलेज के बाद क्रैन्स्टन ने स्थानीय और क्षेत्रीय थिएटरों में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। सैन फर्नांडो घाटी में ग्रेनेडा थिएटर में अपनी शुरुआत की। उन्होंने एक युवा के रूप में प्रदर्शन किया था, लेकिन उनके शोबिजनेस माता-पिता को अपने बेटे के इस पेशे में शामिल होने के बारे में मिश्रित भावनाएं थीं, इसलिए उन्होंने कई सालों तक अभिनय नहीं किया। 8 जब क्रैन्स्टन 19 साल के थे, तब उन्हें यूनिवर्सल लाइफ चर्च द्वारा एक पादरी के रूप में नियुक्त किया गया था, और अपनी आय में मदद करने के लिए उन्होंने $150 प्रति सेवा के हिसाब से शादियां कीं। क्रैन्स्टन ने कहा, मुझे लगता है कि मैं 19 साल का था जब मैंने पहली बार कैटालिना द्वीप पर ऐसा करना शुरू किया था, जहां मैं अपनी गर्मियों की छुट्टियां काम करते हुए बिताता था। मुझे नहीं पता था कि ऐसा करना कितना आसान था। आप बस आवेदन भरें, इसे जिस भी राज्य में है, उसके राज्य सचिव को भेजें और आपको नियुक्त कर दिया जाएगा। भगवान आपको आशीर्वाद दे। 24, 25, 26 उन्होंने एक वेटर, एक निजी एले समुदाय के गेट पर नाइट शिफ्ट सुरक्षा गार्ड, ट्रक लोडर, एक वीडियो डेटिंग सेवा के लिए कैमरा ऑपरेटर और एक सुपरमार्केट में सीसीटीवी सुरक्षा गार्ड के रूप में भी काम किया। 27 क्रैन्स्टन ने 1980 के दशक के अंत में नियमित रूप से काम करना शुरू किया, ज्यादातर छोटी भूमिकाएं और विज्ञापन करते रहे। 28 वह एबीसी सोप ओपेरा लविंग के मूल कलाकार थे, जहां उन्होंने 1983 से 1985 तक डगलस डोनोवन की भूमिका निभाई थी। 8 क्रैन्स्टन ने 1988 में अल्पकालिक श्रृंखला रेजिंग मिरांडा में अभिनय किया। क्रैन्स्टन ने 1989 में टीवी श्रृंखला बेवॉच के पहले सीजन के एक एपिसोड में टॉम लोगन की भूमिका निभाई। क्रैन्स्टन की आवाज अभिनय में जापानी एनीमे की अंग्रेजी डबिंग शामिल है, जिसके लिए उन्होंने मुख्य रूप से गैरसंग छद्म नाम ली स्टोन का इस्तेमाल किया। 29 जिसमें मैक्रोज प्लस और आर्मिटेज 3 पॉलीमेट्रिक्स शामिल है। क्रैन्स्टन ने उस सीरीज के 1993 से 94 के पहले सीजन के लिए आवाज का काम किया, जिसमें ट्विन मैन और स्निजार्ड जैसे किरदार निभाए, जिसके लिए उन्हें रोजाना 2 या 3 घंटे काम करने के लिए लगभग $50 प्रति घंटे का भुगतान किया गया था। ब्लू पावर रेंजर बिली क्रैन्स्टन का नाम उनके नाम पर रखा गया था, लेकिन बाद में यह झूठ साबित हुआ। 52 बायआउट कॉलिन बक्सी जेनिफर हचिसन 19 अगस्त 2012 2.81 11 लड़के की हत्या और डीए के साथ नए घटनाक्रम के बाद जेसी और माइक ने नौकरी छोड़ने का फैसला किया।
माइक ने मिथाइलमाइन को दूसरे ड्रग डीलर डेक्लन को बेचने का सौदा किया, लेकिन वॉल्ट ने सहयोग करने से इनकार कर दिया, जिससे जेसी और माइक अपने शेयर बेचने से वंचित हो गए। वॉल्ट ने जेसी को अपने घर आमंत्रित किया और ग्रे मैटर के अपने हिस्से को बेचने के बारे में अपने खेद और एक और साम्राज्य बनाने की अपनी योजनाओं के बारे में बताया। स्काइलर घर लौटती है। वॉल्ट के अनुरोध पर तीनों एक साथ भोजन करते हैं, जिसके दौरान स्काइलर अपने प्रेम संबंधों के बारे में खुलकर चर्चा करती है। इसके बाद वॉल्ट जेसी को बताता है कि स्काइलर अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा है और उसके पास केवल मेथ व्यवसाय ही बचा है। माइक और सॉल डीए से मिलते हैं और उन्हें सूचित करते हैं कि माइक ने उनके द्वारा उन पर निरंतर निगरानी रखने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली है। डेक्लन के साथ सौदे को विफल करने के लिए वॉल्ट माइक से मिथाइलमाइन छिपाता है। जब माइक को पता चलता है तो वह वॉल्ट को मारने की धमकी देता है, लेकिन वॉल्ट सुझाव देता है कि वह एक बेहतर सौदा कर सकता है जिससे वह व्यवसाय को चालू रख सके। 53-7 मेरा नाम बोलो। थॉमस श्नॉज 26 अगस्त 2012 2.98-12। वॉल्ट, जेसी और माइक डेक्लन से मिलते हैं ताकि वॉल्ट एक डील पर बातचीत कर सके। डेक्लन वॉल्ट के मेथ को वितरित करेगा। जेसी अभी भी व्यवसाय छोड़ना चाहता है, इसलिए वॉल्ट टॉड को अपना सहायक नियुक्त करता है। माइक का पीछा करना बंद करने के लिए कहा जाता है। हाक इसके बजाय डैन वात्सबर्गर का पीछा करता है, जो माइक के पैसे को लूट रहा है। जेसी द्वारा डील में अपना हिस्सा मांगने के बाद ताकि वह जा सके, वॉल्ट उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे पैसे देने से मना कर देता है। डैन डीए के सामने झुक जाता है, लेकिन वॉल्ट को पता चल जाता है और वह माइक को चेतावनी देता है। जब वे मिलते हैं, वॉल्ट मांग करता है कि माइक उसे जेल में बंद उन लोगों के नाम बताए जिनकी चुप्पी की कीमत माइक चुका रहा है। माइक मना कर देता है और वॉल्ट को डांटता है। उससे कहता है कि वे गस के लिए काम करते रह सकते थे अगर वॉल्ट ने अपने अभिमान और अहंकार से उसे बर्बाद नहीं किया होता। अपमानित, वॉल्ट गुस्से में उसे गोली मार देता है। अपने ही किए से भयभीत, वॉल्ट को एहसास होता है कि वह लिडिया से ही नाम जान सकता था। दोनों नदी के किनारे सूर्यास्त देखते हैं, जबकि माइक अपने घाव के कारण दम तोड़ देता है। 54-8 सबसे अधिक ग्लाइडिंग। मिशेल मैक्लेरन मोइरा वॉलीबेकेट 2 सितंबर 2012 2.78-14। वॉल्ट माइक के सहयोगियों के नाम प्राप्त करने के लिए लिडिया से मिलता है। लिडिया उसके साथ मिलकर चेक गणराज्य में उसके वितरण का विस्तार करती है। वॉल्ट टॉड के चाचा जैक वेलकर के पास नाम ले जाता है, जिसका आर्यन ब्रदरहुड जेल गिरोहों से संबंध है। माइक के वकील और 9 कैदियों को वॉल्ट के आदेश पर मार दिया जाता है। मेथ उत्पादन कई महीनों तक मुनाफे में चलता है। स्काइलर वॉल्ट को उसके आपराधिक जीवन को छोड़ने के लिए मनाने का एक और प्रयास करता है, और वॉल्ट अंततः यह महसूस करने के बाद मान जाता है कि अब उनके पास इतना पैसा है जितना गिना भी नहीं जा सकता। वॉल्ट जेसी से मिलने जाता है और उसे डेक्कन के साथ डील का हिस्सा देता है, और दोनों आरवी में मेथ पकाने के सरल दिनों को याद करते हैं। व्हाइट्स के बच्चे वापस आ जाते हैं। एक पारिवारिक कुकआउट के दौरान हैंक वॉल्ट के बाथरूम में लीव्स ऑफ ग्रास को पलटता है। वह गेल बोएटिचर द्वारा लिखा गया समर्पण देखता है और महसूस करता है कि वॉल्ट ही हाइजेनबर्ग है। 13 भाग 2 55-9 ब्लड मनी। ब्रायन क्रैंस्टन पीटर गॉल्ड 11 अगस्त 2013 5.92-15। फ्लैश फॉरवर्ड में वॉल्ट अपने जीर्णशीर्ण और बारबंद परित्यक्त घर में राइसिन की एक छिपी हुई शीशी को वापस लाने के लिए आता है। वर्तमान में हैंक वॉल्ट के घर पर पार्टी से खुद को अलग कर लेता है और घर जाते समय उसे घबराहट का दौरा पड़ता है। फिर वह फ्रिंज केस की सभी फाइलों का अनुरोध करता है और वॉल्ट की लीव्स ऑफ ग्रास की कॉपी में लिखावट को गेल की लिखावट से मिलाता है, जिससे पुष्टि होती है कि वॉल्ट ही हेजेनबर्ग है।
जेसी वॉल्ट के मेथ व्यवसाय में अपनी भूमिका के लिए दोषी महसूस करता है, विशेष रूप से ड्रू और माइक की मौतों के लिए, और वह अपना पैसा एक आवासीय पड़ोस में फेंक देता है। लिडिया वॉल्ट की मदद के लिए कार वॉश पर जाती है, क्योंकि उसकी सेवानिवृत्ति के बाद से मेथ की गुणवत्ता स्वीकार्य मानकों से नीचे गिर गई है। स्काइलर उसे सख्ती से चेतावनी देती है कि वह कभी वापस न आए। वॉल्ट का कैंसर वापस आ जाता है, लेकिन वह अपने परिवार से यह खबर छिपाता है। लीव्स ऑफ ग्रास की अपनी कॉपी गायब होने पर वॉल्ट तुरंत खोजता है और अपनी कार पर एक जीपीएस ट्रैकर पाता है। वॉल्ट को संदेह है कि अब हैंक ने सच्चाई उजागर कर दी है, इसलिए वह हैंक से भिड़ जाता है, जो उसे मुक्का मारता है और उस पर हाइजेनबर्ग होने का आरोप लगाता है। वॉल्ट हैंक को धीरे धीरे चलने की चेतावनी देता है। 5610 दफनाया गया मिशेल मैक्लेरन थॉमस श्नॉज 18 अगस्त 2013 4.77 16। एक बुजुर्ग व्यक्ति जेसी द्वारा फेंके गए पैसे को इकट्ठा करता है और उसे एक हिंडोले पर घूमते हुए पाता है। वॉल्ट से पहले हैंक स्काइलर के पास पहुंचता है और उससे एक बयान प्राप्त करने का प्रयास करता है। स्काइलर को पीड़ित समझते हुए हैंक वॉल्ट के खिलाफ मामला बनाने में उसका साथ देने की कोशिश करता है, लेकिन स्काइलर बात करने से मना कर देती है और चली जाती है। स्काइलर मैरी के आने पर भी कुछ भी कहने से मना कर देती है, केवल इतना कहती है, मुझे बहुत खेद है। यह महसूस करते हुए कि स्काइलर को हैंक को गोली लगने से पहले वॉल्ट की गतिविधियों के बारे में पता था, मैरी उसे थप्पड़ मारती है और हैंक से कहती है कि उसे वॉल्ट को पकड़ना होगा। वॉल्ट अपने पैसे को तोहाजीली भारतीय आरक्षण के रेगिस्तान में दफना देता है। वॉल्ट इस शर्त पर आत्मसमर्पण करने की पेशकश करता है कि पैसे उनके बच्चों के लिए रखे जाए, लेकिन स्काइलर सलाह देती है कि उन्हें चुप रहना चाहिए क्योंकि हैंक के पास कोई सबूत नहीं है। लिडिया अपने चेक गणराज्य के ग्राहकों के दबाव का सामना कर रही है। डेक्लन को टॉड को अपने अमेरिकी टेलीविजन ड्रामा सीरीज ब्रेकिंग बैड का 5वां और अंतिम सीजन 15 जुलाई 2012 को प्रीमियर हुआ और 29 सितंबर 2013 को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में एएमसी पर समाप्त हुआ। 16 एपिसोड के सीजन को 2 भागों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक में 8 एपिसोड है। सीजन का पहला भाग 15 जुलाई से 2 सितंबर 2012 तक प्रसारित किया गया था और रविवार को रात 10 बजे ईटी पर प्रसारित किया गया था। दूसरा भाग 11 अगस्त से 29 सितंबर 2013 तक प्रसारित किया गया था और रविवार को रात 9 बजे ईटी पर प्रसारित किया गया था। यह यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में नेटफ्लिक्स पर शुरू हुआ, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में एपिसोड प्रसारित होने के एक दिन बाद दिखाया गया। 2 भाग 1 को 4 जून 2013 को क्षेत्र 1 डीवीडी और क्षेत्र ए ब्लूरे पर रिलीज किया गया था। 3 और भाग 2 को 26 नवंबर 2013 को रिलीज किया गया था। 4 दूसरे, तीसरे और चौथे सीजन के लिए 3 नामांकन प्राप्त करने के बाद सीजन 5 के दोनों हिस्सों ने 2013 और 2014 में उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीता। सीजन के दूसरे भाग ने 2014 में ड्रामा सीरीज में कलाकारों की टुकड़ी द्वारा सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन सीरीज ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड और स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड भी जीता। पूरे सीजन को सर्वसम्मति से प्रशंसा मिली, विशेष रूप से इसके दूसरे भाग के लिए, और कई आलोचकों ने इसे अब तक के सबसे महान टेलीविजन सीजन में से एक माना। सीजन को 100 में से 99 का मेटाक्रिटिक स्कोर मिला, जिसके कारण शो को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इतिहास की सबसे प्रशंसित टेलीविजन सीरीज के रूप में सूचीबद्ध किया गया। 5 गालना यह भी देखे ब्रेकिंग बैड और बेटर कॉल साउल के पात्रों की सूची। मुख्य ब्रायन क्रैनस्टन, वाल्टर व्हाइट, एक असाध्य रूप से बीमार व्यक्ति जो अपने परिवार के भरणपोषण के लिए मेथ नामक नशीली दवा बनाता है, हालांकि वह स्वयं को आपराधिक जीवन से दूर रखने का प्रयास करता है। अन्ना गन, स्काइलर व्हाइट, वॉल्ट की पत्नी, जेसी पिंकमैन के रूप में एरॉन पॉल,
वॉल्ट का पूर्व छात्र और उसके मेथ उत्पादन में सहायक, जो उसके खिलाफ हो जाता है। डीन नोरिस हैंक श्रेडर, वॉल्ट के बहनोई जो अल्बुकर्क डीईए कार्यालय के प्रभारी सहायक विशेष एजेंट है, जो वॉल्ट के अपराधों के बारे में जानते हैं। बेट्सी ब्रांट, मैरी श्रेडर, स्काइलर की बहन और हैंक की पत्नी। आरजे मिट्टे, वाल्टर व्हाइट जूनियर, वॉल्ट और स्काइलर के मस्तिष्क पक्षाघात से पीड़ित किशोर पुत्र। बॉब ओडेनकिर्क, सॉल गुडमैन, एक भ्रष्ट वकील जो वॉल्ट के अपराधों को छिपाने में मदद करता है। जोनाथन बैंक्स, माइक एहर मैनट्रॉट, केवल सीजन 5A के रूप में शाउल के सहयोगियों में से एक जो मारे जाने से पहले गस फ्रिंज के लिए काम करता था। वह वॉल्ट को अपना मेथ उत्पादन जारी रखने में मदद करता है। लॉरा फ्रेजर, लिडिया रोडा टेकवेले, सीजन 5B में मुख्य भूमिका में, सीजन 5A में आवर्ती भूमिका में, गस की पूर्व व्यापारिक सहयोगी जो वॉल्ट के मेथ को यूरोप में वितरित करने में मदद करती है। जेसी प्लेमंस, टॉड एल्क्विस्ट, सीजन 5B में मुख्य भूमिका में, सीजन 5A में आवर्ती भूमिका में, एक मनोरोगी पूर्व कीटनाशक विशेषज्ञ जो वॉल्ट के अपराधों में शामिल हो जाता है। पुनरावर्ती, स्टीवन माइकल क्यूजादा, स्टीवन गोमेज, डीईए में हैंक के साथी। माइकल बोवेन, जैक वेलकर, टॉड के चाचा जो एक नवनाजी गिरोह के नेता है। केविन रेनकिन, केनी, जैक का दाहिना हाथ। लेवेल क्रॉफर्ड, ह्यूएल बेबीनॉक्स, साउल का सहयोगी। चार्ल्स बेकर, स्किनी पीट, जेसी के दोस्तों में से एक। बिल बूर, पैट्रिक कुबी, साउल का सहयोगी। लुई फेरेरा, डेक्कन, फीनिक्स, एरिजोना का एक ड्रग किंगपिन। क्रिस फ्रीहोफर, डैन वात्सबर्गर, एक वकील जो गस फ्रिंज के 9 पूर्व कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है, जो वॉल्ट को हाइजेनबर्ग के रूप में पहचान सकते हैं। मैट एल जोन्स, बेजर मेह्यू, जेसी के दोस्तों में से एक। एमिली रियोस, एंड्रिया कांटिल्लो, एक युवा मां और जेसी की प्रेमिका। माइक बटाये, डेनिस मार्कोवस्की, डैन के ग्राहकों में से एक, जो गस की लॉन्ड्रोमैट का प्रबंधक था। एडम गॉडली, इलियट श्वार्च, ग्रेटचेन के पति और वॉल्ट के पूर्व व्यापारिक साझेदार और मित्र। जेसिका हिच्ट, ग्रेटचेन श्वार्च, इलियट की पत्नी और वॉल्ट की पूर्व व्यापारिक साझेदार, मित्र और पूर्व मंगेतर। जिम बीवर, लॉसन, एक हथियार डीलर जो वॉल्ट को मशीन गन बेचता है। क्रिस्टोफर कजिन्स, टेड बेनेके, स्काइलर का पूर्व बॉस जिसके साथ उसका प्रेम संबंध था, जो एक भयानक दुर्घटना के कारण अस्पताल में है। लैरी हैंकिन, ओल्ड जो, एक कबाड़खाना मालिक जो वॉल्ट, जेसी और माइक को गस के लैपटॉप को नष्ट करने में मदद करता है। कार्मेन सेरानो, प्रिंसिपल कार्मेन मोलिना, जेपी विने हाई स्कूल की प्रिंसिपल, वाल्टर जूनियर की प्रिंसिपल और वॉल्ट की पूर्व बॉस। माइकल शमस विल्स, एएसएसी, जॉर्ज मर्कर्ट, अल्बुकर्क डीईए कार्यालय के पूर्व प्रमुख तथा हैंक और गोमेज के पूर्व बॉस, जिन्हें गस फ्रिंज के साथ दोस्ती के कारण अपना पद छोड़ना पड़ा। टीना पार्कर, फ्रांसेस्का लिड्डी, साउल की सचिव। राजनीतिक दृष्टिकोण, क्रैन्स्टन एक डेमोक्रेट है। 92 वे गर्भपात के अधिकार, 93 मारिजुआना को अपराधमुक्त करने, 94 और बंदूक नियंत्रण का समर्थन करते हैं। 94 क्रैन्स्टन ने 2016 के संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में हिलेरी क्लिंटन का समर्थन किया और डोनाल्ड ट्रंप की उम्मीदवारी का विरोध किया। हालांकि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने पर क्रैन्स्टन ने उन लोगों के साथ निराशा व्यक्त की जो उम्मीद करते थे कि ट्रंप विफल होंगे। राष्ट्रपति ट्रंप वह व्यक्ति नहीं है जिन्हें मैं उस कार्यालय में देखना चाहता था और मैं इस बारे में बहुत खुला रहा हूं। ऐसा कहने के बाद वह राष्ट्रपति है। यदि वह विफल होते हैं तो देश खतरे में है। किसी के लिए यह कहना अहंकारी होगा। मुझे आशा है कि वह विफल होंगे। उस व्यक्ति से मैं कहूंगा, भार में जाओ। 95 हालांकि उन्होंने 2023 में CNN पर एक साक्षात्कार में ट्रंप की खुलकर आलोचना की, जहां उन्होंने कहा, अमेरिका को फिर से महान बनाओ। मेरी टिप्पणी है
क्या आप स्वीकार करते हैं? मैंने कहा, तो बस एक अफ्रीकी अमेरिकी अनुभव से खुद से पूछे, अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकी के लिए यह कब महान था? यह कब महान था? यदि आप इसे फिर से महान बना रहे हैं, तो इसमें उन्हें शामिल नहीं किया जा रहा है। 96 उन्होंने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस का समर्थन किया। 97 अभिनय, श्रेय और प्रशंसा। मुख्य लेख ब्रायन क्रैनस्टन फिल्मोग्राफी और ब्रायन क्रैनस्टन द्वारा प्राप्त पुरस्कारों और नामांकनों की सूची। उन्हें 2 क्रिटिक्स चॉइस मूवी पुरस्कार, 1 ड्रामा डेस्क पुरस्कार, 6 एमी पुरस्कार, 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, 1 लॉरेंस ओलिवियर पुरस्कार, 5 स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार और 2 टोनी पुरस्कार के साथ साथ 1 अकादमी पुरस्कार और 1 ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार और 1 डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका पुरस्कार के लिए नामांकन प्राप्त हुआ है। उन्होंने एएमसी क्राइम ड्रामा सीरीज ब्रेकिंग बैड 2008 से 2013 में वाल्टर व्हाइट की भूमिका निभाते हुए 4 बार 2008, 2009, 2010 और 2014 ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट लीड अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड जीता। 2011 में शो के निर्माता बनने के बाद उन्होंने 2 बार उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार भी जीता। 12 उन्हें फॉक्स सिटकॉम मैल्कम इन द मिडल 2000 से 2006 में हेल ऑल द वे 2016 में लिंडन बी जॉनसन और कर्ब योर एंथुजियाज्म 2018 में खेलने के लिए एमी नामांकित किया गया था। मंच पर उन्होंने रॉबर्ट शेंकन के ऐतिहासिक महाकाव्य ऑल द वे 2014 में लिंडन बी जॉनसन और ली हॉल के नाटकीय नाटक नेटवर्क 2019 में हॉवर्ड बील के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए एक नाटक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2 टोनी पुरस्कार जीते। बाद में उन्होंने लंदन में भूमिका को दोहराया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए लॉरेंस ओलिवियर पुरस्कार जीता। 1998 में क्रैनस्टन विंस गिलिगन द्वारा लिखित द एक्स-फाइल्स के ड्राइव एपिसोड में दिखाई दिए। उसी वर्ष उन्होंने एचबीओ मिनी सीरीज फ्रॉम द अर्थ टू द मून में बज एल्ड्रिन की भूमिका निभाकर अपनी दूसरी अंतरिक्ष यात्री भूमिका निभाई। 1999 में क्रैनस्टन ने फिल्म लास्ट चांस लिखी और निर्देशित की। 34 उसी वर्ष उन्होंने सीबीएस सिटकॉम द किंग ऑफ क्वींस में एक आवर्ती भूमिका के लिए अपनी दूसरी उपस्थिति दर्ज की, जिसमें उन्होंने डग हेफरनैन के पड़ोसी टिम सेक्सकी की भूमिका निभाई। 1998 में वे स्टीवन स्पीलबर्ग की सेविंग प्राइवेट रयान में एक सशस्त्र युद्ध विभाग के कर्नल आईडब्ल्यू ब्रायस के रूप में दिखाई दिए। उनकी नाट्य कृतियों में द गॉड ऑफ हेल, चैप्टर 2, द टेमिंग ऑफ द श्रू, ए डॉल्स हाउस, बेयरफुट इन द पार्क, ईस्टर्न स्टैंडर्ड, रेसलर्स और द स्टीवन वीर शो में अभिनीत भूमिकाएं शामिल है, जिसके लिए उन्होंने ड्रामालॉग अवार्ड जीता। 35 2000 में क्रैनस्टन ने कॉमेडी सीरीज मैल्कम इन द मिडल में हेल के रूप में एक प्रमुख भूमिका निभाई। वह 2006 में इसके अंत तक शो के साथ रहे। क्रैनस्टन ने अंततः शो के कई एपिसोड निर्देशित किए और अपने प्रदर्शन के लिए 3 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त किए। 36 क्रैनस्टन ने फैमिली गाय एपिसोड आई टेक थे क्वागमायर के दौरान एक कटवे गैग में अपनी भूमिका दोहराई, जिसमें लोइस मैल्कम इन द मिडल में उनकी पत्नी को रेफ्रिजरेटर के दरवाजे से मार दिया गया था, और ब्रेकिंग बैड के वैकल्पिक अंत में जेन काजमारेक ने लोइस के रूप में अपनी भूमिका दोहराई थी। 37 उन्होंने कई टेलीविजन सीरीज में अतिथि भूमिकाएं की है, जिसमें द फ्लैश में एक सफेदपोश अपराधी की भूमिका शामिल है जो अपनी अलग हुई पत्नी और बेटी की तलाश कर रहा है, और सबरीना द टीनेज विच में एक वकील की भूमिका जो शीर्षक चरित्र को अनुबंध से मुक्त करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने सीबीएस सिटकॉम हाउ आई मेट योर मदर में 2006 के अंत में एक अतिथि भूमिका भी निभाई थी, जिसमें उन्होंने टेड मोस्बी के अप्रिय सहकर्मी और पूर्व बॉस हेमंड ब्रूथर्स की भूमिका निभाई थी। उन्होंने एबीसी फैमिली मिनी सीरीज फॉलन में लूसिफर का किरदार निभाया था और 2001 की डिज्नी चैनल ओरिजिनल मूवी ट्वाज द नाइट में निक व्रिगले की भूमिका निभाई थी, जो एक गैर जिम्मेदार चाचा है जो पागलपन भरी सवारी के लिए
सांता की स्लेज चुराकर गलती से क्रिसमस को विनाश के करीब ले आता है। सितंबर 2008 में क्रैन्स्टन ने प्रीटीन एडवेंचर फंतासी ऑडियोबुक का वर्णन किया, जिसका नाम एडवेंचर्स विद काज़मीर द फ्लाइंग कैमल था। 2008 से 2013 ब्रेकिंग बैड के साथ स्टारडम। 2010 में क्रैन्स्टन, दाए, आरोन पॉल और विंस गिलिगन के साथ। 2008 से 2013 तक क्रैन्स्टन ने विंस गिलिगन द्वारा निर्मित एएमसी श्रृंखला ब्रेकिंग बैड में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने शो के नायक वाल्टर व्हाइट की भूमिका निभाई, जो एक हाई स्कूल रसायन विज्ञान शिक्षक है जिसे टर्मिनल फेफड़ों के कैंसर का पता चलता है। वाल्टर अपने पूर्व छात्र जेसी पिंकमैन, आरोन पॉल द्वारा अभिनीत के साथ मिलकर मेथाम्फेटामाइन का निर्माण और बिक्री करता है, ताकि वाल्टर के मरने के बाद उसके परिवार की वित्तीय भलाई सुनिश्चित हो सके। श्रृंखला में क्रैन्स्टन के काम को व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, जिससे उन्हें शो के पहले 3 सीजन में से प्रत्येक में ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट लीड अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार मिला और 2012 और 2013 में सीजन 4 और 5 के लिए नामांकित किया गया। 12 क्रैन्स्टन श्रृंखला के चौथे और 5वें सीजन के लिए एक निर्माता भी थे और उन्होंने शो के दौरान 3 एपिसोड का निर्देशन किया। 2011 में क्रैन्स्टन ने 3 सफल फिल्मों ड्रामा द लिंकन लॉयर, साथ ही थ्रिलर ड्राइव और कॉन्टेगियन में सहायक भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने एनिमेटेड फिल्म बैटमैन ईयर 1 2011 में जेम्स जिम गॉर्डन की आवाज दी। 2012 में उन्होंने जॉन कार्टर, मेडागास्कर 3, यूरोप्स मोस्ट वांटेड में विटाली द टाइगर और रॉक ऑफ एजेस के रूप में सहायक भूमिकाएं की और बंधक ड्रामा अर्गो में एक प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने एनिमेटेड सीरीज रोबोट चिकन के कई एपिसोड में अपनी आवाज भी दी। 2012 में उन्होंने 1990 की फिल्म टोटल रिकॉल के रीमेक में चांसलर विलोस कोहागेन के रूप में अभिनय किया। उसी वर्ष उन्होंने एनबीसी सिटकॉम 30 रॉक में केनेथ पार्सेल के सौतेले पिता रॉन के रूप में अतिथि भूमिका निभाई और उन्हें एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। 2013 वर्तमान ब्रॉडवे भूमिकाएं और प्रशंसा। 2016 में ऑस्टिन के एलबीजे लाइब्रेरी में ऑल द वे के प्रीमियर पर क्रैन्स्टन। सितंबर 2013 से जून 2014 तक क्रैन्स्टन ने अमेरिकन रिपर्टरी थिएटर और ऑल द वे के ब्रॉडवे प्रोडक्शंस में अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन की भूमिका निभाई। इस नाटक में राष्ट्रपति जॉनसन के 88वें यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस के सदस्यों को लागू करने के लिए और मार्टिन लूथर किंग जूनियर सहित नागरिक अधिकार नेताओं को 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम का समर्थन करने के लिए राजी करने के प्रयासों को दर्शाया गया था। इस प्रदर्शन को द न्यूयॉर्क टाइम्स के चार्ल्स इशरवुड के साथ व्यापक प्रशंसा मिली है, जो लिखते हैं, श्री क्रैन्स्टन एक सराहनीय आत्मविश्वास के साथ ब्रॉडवे मंच पर कदम रखते हैं। श्री शेंककन के विशाल नागरिक पाठ को एनिमेट करने की चुनौती को पूरा करते हैं, जैसे कि वह पूरी तरह से घर पर हों। श्री क्रैन्स्टन का गर्मी पैदा करने वाला प्रदर्शन उत्पादन को उत्साहित करता है। 42, 43, 44, 45 उन्होंने गॉडजिला के 2014 रीबूट में वैज्ञानिक जो ब्रॉडी की भूमिका भी निभाई। 46, 2015 से 2019 तक उन्होंने अमेजन प्राइम वीडियो सीरीज स्नीकी पीट में विंस लोनिगन की भूमिका निभाई। क्रैन्स्टन ने इस परियोजना में सहनिर्माता, लेखक और कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम किया। 47 क्रैन्स्टन ने किडस्मार्च नामक एक निर्देशात्मक डीवीडी का निर्माण किया है, जिसे परिवारों को यह सिखाने के लिए डिजाइन किया गया है कि वे बाल अपहरणकर्ताओं और इंटरनेट शिकारियों से कैसे सुरक्षित रहें। किडस्मार्च बिक्री से होने वाली आय का आधा हिस्सा दान करके नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन के लिए धन जुटाता है। इसके अलावा ब्रेकिंग बैड की सफलता के बाद वर्ष 2014 में क्रैन्स्टन द्वारा सोनी पिक्चर्स टेलीविजन के साथ मिलकर नए टीवी प्रोजेक्ट विकसित करने की खबरें आईं। 48 2016 में यह घोषणा की गई थी कि वह चैनल 4 बटा अमेज़न वीडियो श्रृंखला फिलिप के
डिक की इलेक्ट्रिक ड्रीम्स के एक एपिसोड में अभिनय करेंगे और श्रृंखला में एक कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम करेंगे। 49-50 क्रैन्स्टन ने स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्मित ऑल द वे 2016 के एचबीओ रूपांतरण में जॉनसन के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। 51 क्रैन्स्टन के प्रदर्शन की व्यापक रूप से प्रशंसा की गई और उन्हें मिनिसीरीज या टेलीविजन मूवी में उत्कृष्ट अभिनेता के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड के साथ साथ प्राइम टाइम एमी अवार्ड, गोल्डन ग्लोब अवार्ड और क्रिटिक्स च्वाइस टेलीविजन अवार्ड के लिए नामांकन मिला। 52-53 54 2015 में क्रैन्स्टन ने बायोपिक ट्रम्बो में पटकथा लेखक डाल्टन ट्रम्बो के रूप में अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें अपना पहला अकादमी पुरस्कार नामांकन मिला। 55 2016 में क्रैन्स्टन ने कुंग फू पांडा 3 क्रैन्स्टन का संस्मरण ए लाइफ इन पार्ट्स। नवंबर 2017 में क्रैन्स्टन ने नाटक नेटवर्क में समाचार एंकर हॉवर्ड बील की भूमिका निभाई, जो 1976 में इसी नाम की फिल्म का रूपांतरण था। 61 क्रैन्स्टन के अभिनय वाले इस नाटक को ब्रॉडवे में स्थानांतरित कर दिया गया, जो 6 दिसंबर 2018 को बेलास्को थिएटर में प्रदर्शित हुआ। 62 द हॉलीवुड रिपोर्टर के डेविड रूनी ने लिखा कि ज्वालामुखी ब्रायन क्रैन्स्टन ने बील के रूप में एक दिल दहला देने वाला प्रदर्शन दिया और क्रैन्स्टन की चुंबकीय उपस्थिति में नाटक के कमजोर बिंदुओं से गुजरने के लिए पर्याप्त से अधिक बिजली है। 63 क्रैन्स्टन को उनके प्रदर्शन के लिए कई प्रशंसाएं मिली, जिसमें एक नाटक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए उनका दूसरा टोनी पुरस्कार और साथ ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए लॉरेंस ओलिवियर पुरस्कार और ड्रामा लीग पुरस्कार, विशिष्ट प्रदर्शन पुरस्कार शामिल है। 64 65 66 उन्होंने केविन हार्ट और निकोल किडमैन के साथ फिल्म द अपसाइड 2017 में एक अमीर पैराप्लेजिक फिलिप लैकासे की भूमिका निभाई। 67 वे वेस एंडरसन की 2018 की एनिमेटेड फिल्म आइल ऑफ डॉग्स के कलाकारों की टुकड़ी का हिस्सा थे, जिसका प्रीमियर 68वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ था, जहां उन्होंने मुख्य कुत्ते चीफ की भूमिका निभाई थी। 68 क्रैन्स्टन एचबीओ कॉमेडी सीरीज कर्ब योर एंथुसियाज्म के 9वें सीजन में लैरी डेविड के थेरेपिस्ट की भूमिका निभाते हुए दिखाई दिए। अक्टूबर 2018 में क्रैन्स्टन बिल्ट फोर्ड प्राउड टैगलाइन वाली फोर्ड विज्ञापनों की एक नई श्रृंखला के लिए आवाज बन गए। 69 2019 में उनकी प्रोडक्शन कंपनी मूनशॉट एंटरटेनमेंट ने वार्नर ब्रदर्स टेलीविजन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। 70 2020 में उन्होंने डिज्नी फिल्म द वन एंड ओनली इवान में मुख्य मानव मैक के रूप में अभिनय किया। 2020 से 2023 तक उन्होंने मिनिसीरीज योर ऑनर में मुख्य भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने एक जज और एक लड़के के पिता की भूमिका निभाई जो गलती से किसी को मार देता है। 2022 में क्रैन्स्टन ने ब्रेकिंग बैड प्रीक्वल सीरीज बेटर कॉल शाउल के अंतिम सीजन के दौरान वाल्टर व्हाइट की भूमिका को दोहराया। 71 2023 में क्रैन्स्टन ने वाल्टर व्हाइट के रूप में एक और उपस्थिति दर्ज की, जिसमें आरोन पॉल की जेसी और रेमंड क्रूज ने पॉपकॉर्नर्स के लिए सुपर बाउल एलवीआई के विज्ञापन में टुको सलामांका की भूमिका निभाई। 72 73 2025 में यह घोषणा की गई थी कि क्रैन्स्टन आर्थर मिलर के ऑल माई सन्स के इवो वान होवे निर्देशित प्रोडक्शन में मंच पर लौटेंगे और वेस्ट एंड के विंडहैम थिएटर में मैरियन जीन बैप्टिस्ट और पापा एसिडू के साथ अभिनय करेंगे। 74 दान का काम अप्रैल 2014 में क्रैन्स्टन ने अपने ब्रॉडवे शो ऑल द वे में दान जुटाने के बाद इडिना मेजेल, फ्रैन ड्रेशर और डेंजेल वाशिंगटन के साथ ब्रॉडवे केयर्स इक्विटी फाइट्स एड्स ईस्टर बोनट प्रतियोगिता में प्रस्तुति दी। 75 को प्रभावित क्रैन्स्टन ने कहा है, डिक वैन डाइक ने मुझे बहुत प्रभावित किया। आप जानते हैं, उनकी शारीरिक कॉमेडी और उनके शरीर में हीले रहने की उनकी क्षमता। 76 लैरी किंग के साथ 2016 के एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि वह मेरिल स्ट्रीप, एम्मा थॉम्पसन और डस्टिन हॉफमैन के साथ काम करना पसंद करेंगे। 77 व्यक्तिगत जीवन, विवाह और परिवार
सितंबर 2008 में क्रैंस्टन और पत्नी रॉबिन डियरडेन 1977 से 1982 तक क्रैंस्टन ने लेखिका मिकी मिडल्टन से शादी की। 8 जुलाई 1989 को 79 उन्होंने रॉबिन डियरडेन से शादी की, जिनसे उनकी मुलाकात 1984 में एयरवुल्फ सीरीज के सेट पर हुई थी। वह सप्ताह के खलनायक की भूमिका निभा रहे थे और वह एक बंधक की भूमिका निभा रही थी जिसे क्रैंस्टन ने बंदूक की नोक पर पकड़ रखा था। डियरडेन और क्रैंस्टन के साथ उनकी बेटी, अभिनेत्री टेलर डियरडेन, जन्म 12 फरवरी 1993, 80 दोनों ही क्रैंस्टन द्वारा निर्देशित ब्रेकिंग बैड एपिसोड नो मास में दिखाई दिए। 81 रुचिया क्रैंस्टन ने छात्र जीवन में बेसबॉल खेला और बेसबॉल की यादगार चीजों का संग्रहकर्ता बना हुआ है। 8 उनके संग्रह में पेनेंट, हस्ताक्षरित कार्ड और जर्सी शामिल है। उनके संग्रह में एक उल्लेखनीय वस्तु अटलांटा ब्रेव्स जर्सी है, जिस पर 500 होम रन क्लब के कई खिलाड़ियों के हस्ताक्षर है। 82 वह लॉस एंजल्स डोजर्स, 83 और लॉस एंजल्स रैम्स दोनों के शौकीन प्रशंसक है। 84 2022 एमएलबी सेलिब्रिटी सॉफ्टबॉल गेम के दौरान क्रैंस्टन पिच से टकराने और मजाक में अंपायर पर बबल गम की बाल्टी फेंकने के बाद बाहर निकाले जाने वाले पहले सेलिब्रिटी थे। 85 जब उन्होंने ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट लीड एक्टर के लिए अपना तीसरा प्राइम टाइम एमी अवार्ड स्वीकार किया, तो क्रैंस्टन ने अपनी पत्नी और बेटी को धन्यवाद दिया और उन्हें बताया कि वह उन्हें बेसबॉल से भी ज्यादा प्यार करते हैं। परिवार वेंचुरा काउंटी, कैलिफोर्निया के बीच हाउस में रहता था, जिसे क्रैंस्टन ने डिजाइन किया था। 86 ब्रेकिंग बैड के फिल्मांकन के दौरान क्रैंस्टन अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको में रहते थे। 87 वह कैलिफोर्निया के पाम डेजर्ट में पूर्व स्वतंत्र थिएटर सिनेमाज पाल्मे डियोर के सहमालिक थे। 88 89 क्रैंस्टन और कास्टमेट आरोन पॉल दोनों ने ब्रेकिंग बैड के अंतिम एपिसोड की याद में फिल्मांकन के अंतिम दिन ब्रेकिंग बैड टैटू बनवाए। क्रैंस्टन के टैटू में उनके दाहिने रिंग फिंगर पर शो का लोगो है, जबकि पॉल के टैटू में उनके बाइसेप्स पर नो हाफ मेजर्स है। 90 क्रैंस्टन और पॉल ने जुलाई 2019 में अपने सिग्नेचर म्यूजिकल डॉस होम्ब्रेस की रिलीज की घोषणा की। तो दोस्तों इससे सीरीज की स्टार्टिंग 20 जून 2008 के अंदर की गई थी और कंटिन्यूस के एपिसोड हमें देखने को मिले हैं और टोटल अभी तक प्रेजेंट में बात की जाए तो 5 सेक्शन देखने को मिल चुके हैं, जिन्हें मिलाकर टोटल 62 एपिसोड हमें देखने को मिल चुके हैं और छठे जो सेक्शन है उसका इंतज़ार हम सभी कर रहे हैं। बाकी मैंने पूरी जानकारी बता दी है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।